everyone, this is Manisha Chauhan and welcome back to Education Unfold Biology. This is another guidance video and इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में कन्फ्यूजन है तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे। आपने बीएससी कर लिया, अब आपको एमएससी करनी है या फिर आप एमएससी का एंट्रेंस जो है वो नेक्स्ट सेशन के लिए आप अपेयर होने वाले हो एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में एमएससी करनी है। मुझे ज़ूलॉजी लेना है या बायोकेमिस्ट्री ऑप्ट करनी है या माइक्रोबायोलॉजी ऑप्ट करनी है, ये चीज़ मैं कैसे डिसाइड करूँ, इस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो इसको एंड तक ज़रूर देखना, दिस इज़ गोना बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड ये जो चॉइस है कि मुझे किस सब्जेक्ट में एमएससी करनी है किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी, बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से डिसीजन पॉइंट्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। एंड सिंस हर स्टूडेंट की चॉइस, उनकी फैमिली का कितना सपोर्ट है, आपकी नीड, द टाइम यू हैव, ऑल ऑफ दिस वेरीज हर बच्चे के लिए, इसलिए हर किसी के लिए कोई एक सब्जेक्ट आई एम नॉट गोना टेल कि आप ये चूज़ कर लो, आप बॉटनी में एमएससी कर लो या आप बायोकेमिस्ट्री में ऑप्ट कर लो। अपनी चॉइसेस, अपनी सिचुएशंस आप खुद बेहतर जानते हैं एंड आई एम जस्ट गोना एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको डिसीजन लेना कैसे है एंड सिंस ये लाइफ लॉन्ग वाला डिसीजन है तो इसके लिए आपको आप 1 या 2 मिनट में इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो कि हाँ मुझे ये ऑप्ट करना है। इसके लिए ना आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, काफ़ी कुछ मैं बताऊंगी, थोड़ा बहुत आपको देखना है। मैं ये भी बताऊंगी कि आपको देखना क्या है एंड कैसे देखना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो मैं यहाँ पे जो भी स्टेप्स बताने वाली हूँ उनको फॉलो करना एंड आई एश्योर यू कि यू विल एंड अप पिकिंग अ सब्जेक्ट दैट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड योर करियर एज वेल। तो अगर ज़रूरत है तो एक पेन एंड पेपर ले लो, नोट डाउन वट एवर आई एम टेलिंग यू एंड उसको फॉलो करना आफ्टर दिस वीडियो एंड्स अप। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 1 इज़ व्हाट यू वांट टू बिकम, यानी कि आप बनना क्या चाहते हो लाइफ में। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन नहीं होता कि हमें आगे बनना क्या। आपने बीएससी किया है अभी, है ना, अभी आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आपको क्या बनना है। लेकिन अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हो या आप एमएससी कर लोगे, उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रह जाते हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाता है आपका टीचर। टीचर की आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हो। दूसरा होता है रिसर्चर, यानी कि आप साइंटिस्ट बन सकते हो। तीसरा आता है आपका एक जॉब, जॉब एज इन किसी इंडस्ट्री के अंदर आप जॉब करना चाहते हो या फिर आप हॉस्पिटल के अंदर जॉब करना चाहते हो, तो वो भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। अगर आप एमएससी करते हो उसके बाद कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, दैट इज़ ट्रू, वो भी मैं बताऊंगी क्या क्या करना होता है। बट जो मेन ब्रॉड कैटेगरी में अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो 3 ऑप्शंस हो जाते हैं आपके पास, टीचर, रिसर्चर एंड जॉब। ठीक है, तो इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, वो आपका हो जाएगा स्टेप नंबर 1। तो आप इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करो या 2 सेलेक्ट करो, जो भी आपके हैं दिमाग में कि हाँ मैं इन इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ या ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ सेलेक्ट कर ली, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले हम उन बच्चों को लेकर चलेंगे जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है या उनको साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं कि उन्हें कैसे डिसाइड करना है कि उनको कौन सा सब्जेक्ट आगे ऑप्ट करना है एमएससी के लिए। अब देखो, इसमें भी 2 कैटेगरीज होंगी। एक वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एंट्रेंस दे दिया है, उनका रिजल्ट आ गया है एंड उनके पास ये चॉइसेस हैं कि हाँ मेरे को यहाँ यहाँ एडमिशन मिल सकता है। एक तो ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए। दूसरे वो हो गए जिन्होंने अभी एंट्रेंस नहीं दिया, उन्हें अगले सेशन के लिए एंट्रेंस देना है। ठीक है, उन्हें एमएससी एंट्रेंस अभी देना है, उन्होंने नहीं दिया। ये दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अब करना क्या है, आपको एक लिस्ट बनानी है जिसको हम क्या नाम देंगे, ऑप्शंस अवेलेबल का, यानी कि इस नाम से आपको एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट को नाम क्या देना है, ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, इसके अंदर आपको करना क्या है, वो बच्चे जिन्होंने एंट्रेंस दे दिया है और उनकी रैंक उनके पास है कि हाँ मेरी ये रैंक आई है, मैंने ये एंट्रेंसेस दिए थे, ये पर्टिकुलर मेरा एंट्रेंस अच्छा गया था, इसमें रैंक अच्छी है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन उनके पास है। वो बच्चे क्या करेंगे, अपनी रैंक के हिसाब से कि मान लो मैंने डुएट दिया है, जेएनयू दिया है, मैंने सीयू सेट दिया है, बीएचयू दिया है। ठीक है, इनमें से मेरी डुएट एंड बीएचयू में अच्छी रैंक आई हुई है, जेएनयू और सीयू सेट में कोई चांस ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सिटी वाइज उन कोर्सेज़ का एक लिस्ट बना के तैयार करो जिसके अंदर आप वो कोर्सेज़ मेंशन करोगे जो वो यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर रही है, आपको ऑफ़र कर रही है। ठीक है, सभी को नहीं, आपने जो एंट्रेंस दिया है उसके बेसिस पे वो यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है, उसकी एक लिस्ट तैयार कर लो। ठीक है, मान लो कि आपके पास अब ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे ज़ूलॉजी आ गया, आपके पास जेनेटिक्स आ गया, माइक्रोबायोलॉजी आ गया, ये सब आपका डीयू के एंट्रेंस के बेसिस पे आया है। और आपका बीएचयू से XYZ करके कोई सब्जेक्ट्स आ गए। अब आपके पास 6 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर रही है। ठीक है, ये तो वो हो गए जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने एंट्रेंस दे दिया है। अब जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस देंगे अगले साल,
उनके पास तो भरपूर ऑप्शंस है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देते हो, वो यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या एमएससी कोर्सेज ऑफर करती है उसकी एक लिस्ट मैंने आपको बना के दी थी। जैसे एम्स हो गया, वो क्या क्या ऑफर करता है, डीयू है आपका, बीएचयू है, जेएनयू है, एफआरआई है, एंड सीयू सेट के बेसिस पे आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको वो एक लिस्ट तैयार करनी है। मान लो आप जेएनयू का एग्ज़ाम देने वाले हो, आप एम्स का एग्ज़ाम देने वाले हो, आप डुएट का एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है। ये 3 एग्ज़ाम्स में आप अपेयर होने वाले हो एमएससी के लिए। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रह जाएंगे अगर आपकी अच्छी खासी रैंक आ जाती है, तो आप किन किन सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हो, या वो यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या ऑप्शंस जो है अवेलेबल करा रही है, उन सब का एक लिस्ट बनाना है आपको। और उस लिस्ट को आपको नाम देना है ऑप्शंस अवेलेबल का, ठीक है। दोनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एंट्रेंस दे दिया, जिन्होंने अभी एंट्रेंस देना है, उन दोनों ने ये लिस्ट तैयार कर ली। ऑप्शंस अवेलेबल का जो लिस्ट है वो हमारे पास रेडी हो गया। अब फिल्ट्रेशन की बारी है। इस लिस्ट में से आपको वो सब्जेक्ट्स अलग करने हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। रेड पेन ले लो या कोई एक अलग कलर का पेन ले लो, एंड ये जो लिस्ट आपने बनाई है ना, इनमें से उन सब्जेक्ट्स को मार्क करो जहाँ पे आपको पढ़ने में मज़ा आता है, जो आपको समझ आते हैं, वो कर लिए मार्क। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मुझे ज़ुओलॉजी एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट अच्छा लगता है, बॉटनी मुझको इतना पसंद नहीं है पर्सनली, तो मैं बॉटनी को चूज़ नहीं करूँगी, मैं बॉटनी को मार्क नहीं करूँगी, मैंने ज़ुओलॉजी मार्क कर लिया। स्पेसिफिकली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे जेनेटिक्स भी अच्छी लगती है, माइक्रोबायोलॉजी अच्छी लगती है, फोरेंसिक्स अच्छी लगती है, तो इन चीज़ों में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने इनको मार्क कर लिया, ठीक है। 2 लिस्ट हो गई। एक तो लिस्ट हो गई हमारी जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं टोटल, उसमें हमारा इंटरेस्ट को कोई ध्यान नहीं दे रहा, हमारे पास क्या क्या यूनिवर्सिटी हमें ऑफर कर रही है वो लिस्ट तैयार करी। उसमें से मैंने एक अलग कलर का पेन ले लिया, रेड ले लिया या ग्रीन ले लिया, उससे मैंने मार्क कर दिया कि मुझे किन किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, वो वाला मैंने मार्क कर दिया। तो ये जो अब लिस्ट तैयार है रेड वाली, मतलब रेड पेन या जिस भी कलर के पेन से आपने किया है, इसको एक अलग पेज पे लिख लो, उसको लिख दो प्लान ए, या फिर इसको लिख दो प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपके पास जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है ना, उनमें से आपने वो ऑप्शंस उठा लिए जिसमें आप अपना करियर बनाना पसंद करोगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार हो गई। अब चलते हैं स्टेप 3 के पास, दैट इज़ सिलेबस एनालिसिस। अब हम सिलेबस देखेंगे। स्टेप 2 के अंदर आपने जो लिस्ट बनाई थी प्रायोरिटी लिस्ट, उसके अंदर क्या था, आपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स लिखे थे, आपको किस में इंटरेस्ट है, मतलब आपको डुएट के बेसिस पे ये मिल सकता है, बीएचयू के बेसिस पे आप ये सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ करना चाहोगे। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम सिलेबस देखेंगे कि जिन भी सब्जेक्ट्स को आपने चूज़ किया है उनका सिलेबस आपको उनकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की साइट से सबसे पहले तो डाउनलोड करना है, ठीक है। मान लो जोलॉजी का है, आपने डुएट भी दिया था, सीयू सेट भी दिया था फॉर XYZ यूनिवर्सिटी, तो दोनों यूनिवर्सिटी का जोलॉजी का सिलेबस निकालो। सेम वे अगर आपने जेनेटिक्स चूज़ किया तो आप उसका सिलेबस निकालो, माइक्रोबायोलॉजी चूज़ किया तो उसका सिलेबस निकालो। जो भी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, जो मैंने स्टेप 2 में बनाई थी, उसका जो सिलेबस है, उन सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है, उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की साइट से जाकर मैंने डाउनलोड करना है, ठीक है। अब मुझको सिलेबस का करना क्या है, अगर आपको रिसर्च में जाना है ना, तो एक एग्ज़ाम होता है CSIR नेट का, ठीक है। हम लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम नेट का एग्ज़ाम देंगे लाइफ साइंस का। नेशनल लेवल का ये एग्ज़ाम होता है, अच्छा खासा एग्ज़ाम है, ये आपको क्लियर करना होता है। JRF की कट ऑफ आती है जिसके बेसिस पर आपकी PhD डिसाइड होती है। इसका आपको पता लगेगा जब आप MSc करोगे ना, तो डिटेल में आएगा आपको समझ कि JRF क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अभी आपको क्या करना है, आपको अगर रिसर्च में जाना है ना, तो नेट का एग्ज़ाम जो होता है आपको उसकी तैयारी करनी है। तो हम अभी से इसकी प्लानिंग करेंगे, ठीक है। CSIR नेट लाइफ साइंस का भी सिलेबस निकाल लो, 13 यूनिट्स होती हैं। आप क्या करोगे, CSIR नेट का जो सिलेबस होता है, मैं लिंक भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लेकर बेशक कर लेना वहाँ से डाउनलोड, अगर कहीं भी नहीं मिलता है तो आपको CSIR नेट की जो 13 यूनिट्स होती हैं ना, उनका सिलेबस आपको यूनिवर्सिटी के जो आपने सिलेबस डाउनलोड किए थे ना, उनसे कंपेयर करना है। एंड आपको ये पता लगाना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में आपका CSIR नेट का मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर हो रहा है, आपको वो देखना है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आपको जो है सिलेबस कंपेयर करना है। देखो स्टेप 2 के अंदर आपने इंटरेस्ट के बेसिस पे ऑलरेडी सब्जेक्ट्स को फिल्टर कर लिया था, आपने एक लिस्ट बनाई थी प्रायोरिटी लिस्ट, वो इंटरेस्ट के बेसिस पे ही थी। तो अब आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपका इंटरेस्ट तो रहेगा ही वहाँ पे सब्जेक्ट में, तो वो दिक्कत नहीं आनी कि इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि आपका नेट क्लियर कराना है,
ठीक है, एमएससी के बाद आपको नेट देना है, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो नेट का सिलेबस अगर आपका मैक्सिमम एमएससी में ही कवर हो जाए तो आपको नेट क्लियर करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इसी वजह से आप जो है सिलेबस कंपेयर करो, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है उनके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनका सिलेबस निकालो, CSIR नेट का सिलेबस निकालो लाइफ साइंस का, और उनको कंपेयर करो कि मैक्सिमम जो CSIR का सिलेबस है, नेट का जो सिलेबस है लाइफ साइंस का, वो कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में मैक्सिमम कवर हो रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, चाहे आपने कोई क्लासिकल सब्जेक्ट लिया हो जैसे कि जूलॉजी हो गया, या आपने कोई अप्लाइड सब्जेक्ट लिया हो जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हो गया, या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, देना सभी को नेट का एग्ज़ाम ही है। ठीक है, इसके अलावा भी और एग्ज़ाम्स होते हैं, बट जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता है ना, ये मदर ऑफ़ ऑल सिमिलर एग्ज़ाम्स आप कह सकते हो। ठीक है, सो फॉर नाउ अभी नेट पे ही फोकस हम करेंगे, इसमें सीट्स भी ज़्यादा होती है। इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का भी हम देखेंगे। मैंने कहा था ना कि 3 ऑप्शंस हैं, रिसर्च है, टीचिंग है, जॉब है। तो जब जॉब का बताऊँगी ना, तो इन सब की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी एक ब्रीफिंग करेंगे, ठीक है? अब जिनको रिसर्च में जाना है ना, उनको मैक्सिमम सिलेबस कहाँ कवर हो रहा है, इसके बेसिस पर एक क्लासिकल सब्जेक्ट निकालना, उसको चूज़ करना है, एक अप्लाइड सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है? 2 ऑप्शंस है अब आपके हाथ में, या तो मैं ये करूँगी या फिर ये करूँगी। अब इतने सारे ऑप्शंस में से हमने फ़िल्टर करते-करते 2 ऑप्शंस जो हैं अपने हाथ में रखे हुए हैं। एग्जाम्पल, या तो मैं ज़ूलॉजी करूँगी जो कि एक क्लासिकल सब्जेक्ट है, या फिर मैं माइक्रोबायोलॉजी करूँगी जो कि एक अप्लाइड सब्जेक्ट है, ठीक है? ये मैंने फ़िल्टर करके 2 सब्जेक्ट्स अपने हाथ में पकड़ लिए। ये रिसर्च वालों का हो गया। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको टीचिंग में अपना करियर बनाना है। टीचिंग भी 2 तरीके की होती हैं, एक होता है आपका स्कूल लेवल की टीचिंग जहाँ पे आप स्कूल्स में जाके पढ़ाते हो, और एक होती है आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज लेवल की टीचिंग। ठीक है, जिनको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है उनके लिए नेट क्लियर होना चाहिए, एंड जून 2021 से ये भी हो जाएगा कि CSIR नेट के साथ साथ आपकी PhD भी हो रखी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का आई थिंक स्टिल नेट के बेसिस पर असाइन कर लेंगे, रिक्रूटमेंट हो जाएगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो एक तरीके से आपको यहाँ पर भी नेट पर ही फोकस रखना है। तो जो स्टेप्स हमने रिसर्च वाले स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस किए थे, वही स्टेप्स आपको भी फॉलो करने हैं, ये चूज़ करने के लिए कि आपको सब्जेक्ट कौन सा लेना है MSc में। ठीक है, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको स्कूल टीचिंग में अपना करियर बनाना है। अगर आपको स्कूल में टीचर बनना है, इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो कुछ सब्जेक्ट्स कुछ कोर्सेज़ होते हैं जो आपको करने होते हैं, जैसे कि आपका JBT हो गया या फिर आपका B.Ed हो गया। ठीक है, B.Ed के बारे में मैं बता देती हूँ। मान लो आपने BSc की है, उसके बाद आप B.Ed कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने BSc के बाद B.Ed कर लिया ना, अब आप चाहते हो कि मैं जॉब करूँ बिना MSc करे, तो आपको क्या करना होता है, आपको CTET क्वालिफ़ाई करना होता है। CTET एक क्वालिफ़ाइंग एग्ज़ाम है, आपको वो क्वालिफ़ाई करना होता है। उसको क्वालिफ़ाई करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप स्कूल्स में जाके अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशंस दे सकते हो, रिज्यूमे सबमिट कर सकते हो। मतलब आप वहाँ पे जॉब्स के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। आपको कहाँ तक की जॉब मिलेगी? सीटेट वैसे तो 8 तक के लिए आपको क्वालिफ़ाई करता है, बट जो स्कूल्स हैं वो आपको 10 तक के लिए रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो तब बात होगी जब आपने MSc नहीं की हुई। अगर मान लो आपने BSc के बाद MSc कर लिया, उसके बाद आपने B.Ed की है, या फिर आपने BSc के बाद B.Ed किया एंड फिर MSc की है, दोनों ही कॉम्बिनेशंस में आप 11th एंड 12th की बायोलॉजी टीचर बनने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। ठीक है, आप 9th एंड 10th को भी पढ़ा सकते हो, बट जो मेन यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी होती है वो 11th एंड 12th के लिए रहती है, एंड आपको कहा जाएगा कि आप PGT बायोलॉजी हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी की। ठीक है, अगर आपने BSc MSc B.Ed ये वाला कॉम्बिनेशन किया है, BSc MSc करके फिर B.Ed, या फिर BSc B.Ed करके फिर MSc, दोनों ही केसेस में। ठीक है, B.Ed कंपल्सरीली होनी चाहिए आपके पास। अब आपको क्या करना है, आपको स्टेप 1 एंड 2 तो फॉलो करना है, आपको भी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। ठीक है, अपने एंट्रेंसेस के बेसिस पे, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो तैयार करनी है। उसके बाद जो हमने सिलेबस मैच किया था ना रिसर्च वाले स्टूडेंट्स के लिए, आपको सिलेबस नहीं मैच करना है, आपको एलिजिबिलिटी मैच करनी है। किसकी एलिजिबिलिटी? कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे KV का होता है, NV का होता है, DSS भी होता है। आपको इन एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस निकालनी है, उसमें एलिजिबिलिटी दी होती है। जैसे KV की एलिजिबिलिटी है, उसको आप चेक करोगे कि वहाँ पे अगर आपको PGT बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना है, तो वो किस चीज़ में मास्टर्स मांग रहे हैं एंड किस चीज़ में बैचलर्स मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका टारगेट है KV यानी केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, आप क्या करोगे, आप इसका रिक्रूटमेंट का नोटिस निकालोगे, उसके अंदर एलिजिबिलिटी का सेक्शन होता है, वहाँ पे जाओगे, आप देखोगे कि ये मास्टर्स किस सब्जेक्ट में मांग रहे हैं, बैचलर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। बैचलर्स के क्राइटेरिया पे भी ध्यान देना है आपको, BSc का जो क्राइटेरिया ये मांग रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि देखो जो KV होता है ना, वो ये कहता है कि अगर आपने BSc ऑनर्स किया हुआ है ना, आपने BSc ऑनर्स मान लो जूलॉजी के अंदर किया हुआ है,
और आपके जो करिकुलम है उसमें तीनों साल में कहीं भी बॉटनी नहीं था एज अ सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल ही नहीं होते हो इसके लिए, ठीक है। आप मान लो आप केवी को टारगेट करके आप एमएससी ले लेते हो और आपको बाद में पता चले कि आप बीएससी के बेसिस पे ही एलिजिबल नहीं हो, तो फिर उस केस में ना दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, स्टेप 2 का काम सेम है। सिलेबस से कंपेयर नहीं करना, आपको कंपेयर करना है एलिजिबिलिटी से। आप रिक्रूटमेंट निकालो, जो नोटिफिकेशन आता है आप उसका वो निकालो, रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन होता है इनका, उसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी दी होती है। पहले आप देखो कि आप बैचलर्स के बेसिस पे एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप हो तो फिर आप देखो कि ये मास्टर्स किस किस सब्जेक्ट में मांग रहे हैं। फिर आपकी जो चॉइस वाली लिस्ट थी, जो आपके इंटरेस्ट बेसिस पे जो लिस्ट थी आपकी, उस लिस्ट में से मैच करो कि हाँ ये वाला सब्जेक्ट जो है ना मैंने मार्क किया था और मुझे ये यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी के बेसिस पे करना है, चाहे वो केवी हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे एनवी हो, कोई भी हो, एलिजिबिलिटी आप मैच करो और देखो कि आप किस स्कूल में कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको आपकी एमएससी सेलेक्ट करनी है। अब हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, ठीक है। जब हमने रिसर्च की बात की थी तो लास्ट में हमने 2 सब्जेक्ट्स निकाले थे, एक क्लासिकल से लिया था, एक अप्लाइड से लिया था। अब उन दोनों में से हमें एक चूज़ करना है क्योंकि एमएससी हमारी एक ही में हो सकती है। तो इन दोनों में से जब हमें एक चूज़ करना है ना, तो वो हमारा डिसीजन रहेगा डिपेंडेंट ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि क्लासिकल में किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अप्लाइड बायोलॉजी का अगर सब्जेक्ट है हमारे पास तो हमारे पास किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कब कब हम जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आप ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते इनटू एजुकेशन, इनटू डिग्रीज़, मतलब आप एमएससी के बाद पीएचडी करने नहीं जा सकते हो और आपको चाहिए कि आप एमएससी के बाद जॉब कर लो, तो उस केस में ना अप्लाइड बायोलॉजी जो होती है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल बायोलॉजी, ठीक है। क्लासिकल में आपके जोलॉजी, बॉटनी ये सब आता है, अप्लाइड के अंदर आपका माइक्रोबायो हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, मोल बायोलॉजी हो गया, जैसे स्पेशलाइज जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे न्यूरो साइंस हो गया, वो सारा आपका अप्लाइड बायोलॉजी में आता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आप एमएससी के बाद सीधा सीधा जॉब के लिए अप्लाई कर दो, तो आप अप्लाइड बायोलॉजी के लिए ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई, हॉस्पिटल्स हो गया, वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। हॉस्पिटल्स में माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब निकलती हैं। इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे फूड इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, कॉस्मेटिक्स वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सारी हो गई। अब अगर मान लो कि आपके पास टाइम है, आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पीएचडी अगर आप, जैसे मान लो अगर आपको रिसर्च के लिए जाना है तो आपको पीएचडी करनी पड़ती है और पीएचडी जो होती है ना अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हो कि 5 साल तक आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। कम ज़्यादा भी हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स लगा के हम चलेंगे, ठीक है। आपके पास टाइम है, इन्वेस्ट कर सकते हो। पीएचडी होती है अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स की, तो यहाँ पे आप क्लासिकल चूज़ करो या फिर आप अप्लाइड चूज़ करो, एज सच कोई डिफ्रेंसिएशन फैक्टर यहाँ पे नहीं होता, सिमिलर ऑप्शंस रहेंगे आपके करियर के। हाँ, जॉब के लिए अगर आप करना चाहते हो तो लेक्चरार बन सकते हो, अगर आप क्लासिकल ले रहे हो तो लेक्चरार का आपके पास ऑप्शन होता है। ज़ूलॉजिस्ट बन सकते हो, जो फील्ड की जॉब्स होती है ना वो यहाँ पे आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपको एमएससी के बाद जॉब करनी है और अच्छी जॉब चाहिए तो वो अपॉर्चुनिटी आपको अप्लाइड के साथ ज़्यादा बेटर मिलती है, ठीक है। एजुकेशन की फील्ड में अगर आप इंटरेस्टेड हो, स्कूल्स में आपको टीचिंग करनी है तो वहाँ पे क्लासिकल फील्ड आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। और रिसर्च में अगर आपको जाना है तो क्लासिकल के बच्चे हो चाहे अप्लाइड के बच्चे हो, दोनों को ही नेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, पीएचडी करनी पड़ती है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, फिर आप आगे अपना करियर बनाते हो रिसर्च के अंदर, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देख लेना, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है एज सच तो कोई डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं होता, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हाँ मुझे मोल बायो में ही रिसर्च करनी है तो आप अप्लाइड बायोलॉजी का जो आपका सब्जेक्ट है मोल बायो, आप उसमें एमएससी कर सकते हो। अगर वो आपके जो 2 ऑप्शंस मैंने बताए थे, रिसर्च के बाद हमने 2 ऑप्शंस निकाले थे ना, एक क्लासिकल का एक अप्लाइड का, अगर आपको लग रहा है कि वो जो अप्लाइड वाला ऑप्शन है, मान लो आपका बायोटेक है और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बायोटेक में ही रिसर्च करनी है, तो आप उसमें एमएससी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ब्रीफ आउट कर देती हूँ मैं फिर से, अगर आपको एमएससी के बाद जॉब करनी है तो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको अप्लाइड में मिलेगी। अदरवाइज़ भी जो आपकी इंडस्ट्रीज़ एंड हॉस्पिटल्स की जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे अगर आपको जाना है, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो अप्लाइड जो है वो आपको बेनिफिशियल रह सकती है, ठीक है। अगर आपको फील्ड की जॉब्स करनी है, जैसे जूलॉजिस्ट बनना है, तो आप क्लासिकल में जाओगे, एमएससी जूलॉजी में करोगे, ठीक है। अगर आपको स्कूल एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप क्लासिकल फील्ड जो होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे देखना, स्कूल्स के अंदर ना अब जैसे 11th एंड 12th में क्या ऑप्शंस होते हैं, बायोलॉजी होता है, एक तो बायोलॉजी के अलावा क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, ये भी इंट्रोड्यूस्ड है अब स्कूल्स में, है ना। 11th-12th के बच्चों को हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं। तो अगर आपकी एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और किसी स्कूल के अंदर 11th एंड 12th में बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है
तो वहाँ पे आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू समवन जिसने एमएससी ज़ूलॉजी किया है, ठीक है? क्योंकि आपकी स्पेशलाइज़ेशन है बायोटेक्नोलॉजी एमएससी के केस में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो 2 ऑप्शंस आपके पास हाथ में थे लास्ट में, एक क्लासिकल का था, एक एप्लाइड का था, उन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको एमएससी के बाद सीधे जॉब करनी है तो आप एप्लाइड का चूज़ करोगे, अदरवाइज़ आप दोनों को कंसिडर करते हुए, अपने फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, दोनों में से कंसिडर करते हुए कोई एक चूज़ कर लोगे, ठीक है?